हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लेवर स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग क्लास 10 के सोशल साइंस से क्वेश्चन पेपर की सीरीज में सेट 8 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग सेट 8 के आंसर्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि हमें मार्किंग स्कीम को कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा गांधी इरविन समझौता जो है वो 5 मई 1931 को हुआ था। ओके, और नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, स्पिनिंग जेनी क्या था। स्पिनिंग जेनी क्या था? क्या कोई ये मशीन थी, कोई बीमारी थी, या कोई आदमी था? तो ऑब्वियसली स्पिनिंग जेनी क्या था, एक सूत काटने की मशीन थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आ जाते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कौन सी जाति भारत में काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता होगा कि विश्नोई जाति जो है वो काले हिरण की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सलाल परियोजना किस नदी पर तथा किस राज्य में निर्मित की गई है? तो आप सभी को पता होगा कि जम्मू कश्मीर में बेनाम नदी पर की गई है। ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप ये इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, राजनीतिक दलों के हमें कार्य बताने हैं। क्या वो चुनाव लड़ते हैं, कानून बनाते हैं, या सरकार बनाते भी है और चलाते भी है? तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सारे कार्य जो है राजनीतिक दल जो करते हैं। सरकार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास क्या स्रोत है? अखबार से, दूरदर्शन से, राजनीतिक जो वाद विवाद होते हैं उनसे, या साहित्यकार और जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं जो विश्लेषण करते हैं उनसे? तो उपरोक्त सभी अगेन हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आ जाते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, विधायिका के लिए किसी दल विशेष से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि का उस दल को छोड़कर किसी अन्य दल में चले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस कथन के लिए हमें प्रयुक्त शब्द बताना है। तो आप सभी को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब कोई दल किसी भी विशेष दल में निर्वाचित हो जाता है, परंतु निर्वाचित होने के बाद वो उस दल को छोड़कर किसी और दल में चला जाता है, तो उस प्रक्रिया को बेसिकली हम कहते हैं दल बदल करना। ठीक है, दल को उसने बदला, इसलिए इस प्रक्रिया को हम दल बदल कहते हैं। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत की तुलना में मानव विकास क्रमांक में आगे है? तो आप सभी को पता होगा अगेन जो श्रीलंका है वो आगे है भारत से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, आय के अतिरिक्त और कौन से कारक हैं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं? परिवार, रोजगार, मित्रता, सुरक्षा व समानता की भावना, शांतिपूर्ण माहौल। उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमें इन सब की जरूरत होती है एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए, और आय के अतिरिक्त हमारी ये जो है वो चीजें हमारी जरूरत होती है एक अच्छे जीवन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ऋण जाल से आप क्या समझते हैं? ऑब्वियसली आप सबको पता होगा, मैंने बहुत बार बताया कि ऋण जाल का मतलब होता है ऐसा सिचुएशन जब आप ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाए और आपके पास एक और ऋण जो है वो आ जाए, एक और कर्ज आ जाए, आपने पहला वाला ही नहीं चुकाया, एक और कर्ज में आप फंस जाए, तो ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाना ऋण जाल कहलाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, कथन और कारण से रिलेटेड है। हमें नीचे दिए गए कथन को पढ़ना है और विकल्प को चुनना है। ठीक है, तो अभिकथन है हमारे पास, ऐसी कई वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं जिनकी समाज को आवश्यकता होती है, हालांकि निजी क्षेत्र उन सभी का उत्पादन जो है वो नहीं करती है। और कारण क्या दिया गया है हमारे पास, निजी क्षेत्र लाभ संचित है। क्या निजी क्षेत्र जो कार्य करती है वो लाभ के लिए करती है? बिल्कुल करेक्ट, करेक्ट लाइन है ये, निजी क्षेत्र लाभ के लिए ही संचित करती है। तो ये दोनों ही करेक्ट आंसर है, आई मीन लाइन है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी की गई है यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है हमारे पास, भारत में सरकार किसानों के उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है और सार्वजनिक क्षेत्र आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। हाँ, तो आप कह सकते हैं कि ये भी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। सार्वजनिक क्षेत्र ऑब्वियसली आर्थिक विकास में भी योगदान देती ही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है अगेन 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आ जाते हैं। अभिकथन दिया गया है हमारे पास,
1956 में सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया। कारण क्या है कि सरकार दोनों समुदाय को समान प्रतिनिधित्व देती थी। आपको पढ़ के ही पता चल रहा होगा कि कारण जो है वो बिल्कुल गलत है। अगर सरकार दोनों समान प्रतिनिधित्व देती तो सिंहलियों को एकमात्र आधिकारिक भाषा क्यों घोषित किया जाता? तो कारण हमारे पास गलत दिया गया है। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि हमारा ए सही है परंतु आर जो है वो गलत है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। अभी कदम दिया है हमारे पास 1805 की नागरिक संहिता को नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है। और कारण क्या है कि नेपोलियन संहिता ने जन्म आधारित सभी विशेष अधिकारों को खत्म कर दिया था। कानून के समक्ष समानता स्थिति की संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित कर दिया गया था। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये दोनों राइट तो लिखे हुए हैं, दोनों सही लिखे हैं। परंतु अगर आप यहाँ पे सन पे ध्यान देंगे तो 1805 ना होकर यहाँ पर 1804 आना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1805 की जगह 1804 आएगा। तो इस वजह से ये लाइन जो है ए हमारा अभिकथन जो वो गलत हो जाता है। तो इस वजह से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा, कि ए गलत है परंतु आर सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आ जाते हैं एक बार हम। 15 में हमसे पूछा गया है सेंली समुदाय के प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए श्रीलंका में किस प्रकार की सरकार को अपनाया गया? आप सभी को पता है बहुसंख्यकवाद को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आ जाते हैं हम। हमारे पास एक बॉक्स दी गई है, तालिका दी गई है और जो कि समाप्यता के आधार पर संसाधन है उनके नाम लिखने हैं हमें। तो आप सभी को पता होगा सौर और पवन ऊर्जा कौन से संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है तथा समाप्य संसाधन है। समाप्य और अनवीकरणीय, ठीक है। और खनिज और सॉरी, ये नवीकरणीय है, यहाँ पे नवीकरणीय आएगा, ठीक है। और ये असमाप्य है, गलती हो गई थोड़ी सी। देखिए सौर्य और पवन ऊर्जा ये असमाप्य है, आप सभी को पता है। क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे तो सौर्य जब तक सूरज हमारे पास, जब तक हमारे पास किरणें रहेंगी, पवन रहेगा, राइट। तो इस वजह से ये असमाप्य है, ठीक है, ये कभी खत्म नहीं हो सकते। और ये नवीकरण है, एक बार खत्म मतलब एक बार यूज कर लिया आपने, दोबारा आपको सूर्य लाइट जो है मिल सकती है। ठीक है, तो ये नवीकरणीय है। और खनिज और जीवाश्म ईंधन क्या है? अनवीकरणीय है, ठीक है। अनवीकरणीय है, ओके। और ये क्या है? ये समाप्य संसाधन है, ठीक है। क्योंकि खनिज अगर एक बार खत्म हो गया तो दोबारा बनने में उसको करोड़ों लाखों वर्ष लग जाते हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आ जाते हैं हम। अगेन हमारे पास तालिका दी गई है और इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारे पास किस राज्य का उच्चतर स्तर पर नेवल उपस्थिति का अनुपात सबसे कम है? हमें सबसे कम पूछा गया है। तो अगर आप तालिका में देखेंगे तो नेवल उपस्थिति देख, ये वाला बॉक्स देखिए, ये वाला कॉलम, उच्चतर स्तर जो आयु जो है, उसमें आपको सबसे कम कौन सा दिख रहा है? हरियाणा दिख रहा है। तो इस वजह से इसका आंसर जो है सॉरी 43, हाँ, तो बिहार जो है इसका सबसे कम है, तो इस वजह से इसका आंसर जो है वो बिहार होगा। ओके, तो सबसे कम पूछा गया है हमसे, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बिहार। किसी भी एक निजी क्षेत्र की इकाई का नाम बताइए। रिलायंस इंडस्ट्री ये भी निजी क्षेत्र है, टाटा आयरलैंड ये भी निजी क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड, फर्स्ट है, सेकंड दोनों सही है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19, कौन से तीन प्रावधान भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं? विशेष धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, ये बिल्कुल करेक्ट लाइन है। किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने का अधिकार देता है, बिल्कुल सही है। धर्म पर आधारित भेदभाव को असंवैधानिक घोषित, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये तीनों प्रावधान जो हमें बताते हैं कि भारत को धर्मनिरपेक्ष देश है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास 1928 से 1934 के बीच में भारत में गेहूं की कीमत जो है 50% तक गिर गई थी। ऐसा कौन सा रीजन था? तो आप सभी को पता होगा, महामंदी के कारण ऐसा हुआ था। वो नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21, खंड ख से। क्वेश्चन नंबर 21, भारत सरकार ने नारी असमानता को दूर करने के लिए क्या क्या कदम उठाया है? ये आप करंट अगर आप सोचेंगे तो करंटली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत चला है। तो ये भी एक कदम है जो सरकार ने उठाया है। भारत सरकार ने नारी असमानता को दूर करने के लिए। और ये भी दहेज प्रथा,
दहेज की जो प्रथा चली आ रही है, उसको अवैध घोषित कर दिया गया है सरकार द्वारा, ठीक है? और ये दंडनीय भी है, ओके? दहेज लेना और देना दोनों ही दंडनीय अपराध है, ओके? और एक ये रीज़न है कि कानून बनाया गया है जिससे क्या जो परिवार की जो संपत्ति है उसमें महिलाओं को भी बराबर का अधिकार दिया गया है भारत सरकार द्वारा। और एक ये भी किया गया कि शिक्षा के प्रसार में उन्हें केवल सामान्य शिक्षा से आगे बढ़कर उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया गया है, दिया जाने लग गया है। व्यावसायिक प्रशिक्षण भी जो है अब महिलाओं को, स्त्रियों को दिया जाने लग गया है। और बेटी बचाओ पढ़ाओ जैसे जो चलाए गए हैं वो आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, तो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है? तो ये कदम है जो कि भारत सरकार द्वारा उठाए गए हैं नारी असमानता को दूर करने के लिए, ओके? क्वेश्चन नंबर 22, 3 कारण देकर स्पष्ट कीजिए कि भारत में स्वतंत्रता के बाद वनों का ह्रास हुआ है। बिल्कुल हुआ है, आप इजीली बता सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद किस प्रकार भारत में अम, वन का जो है ह्रास हुआ है, वन संसाधन का जो है ह्रास हुआ है। सबसे पहला रीज़न यही है कि वहाँ पे उस समय क्या हुआ था, स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, नदी घाटी परियोजना बनाई गई, जिसके कारण कई पेड़ों को काटा गया, ठीक है? कई जगहों को साफ किया गया नदी घाटी परियोजना बनाने के लिए, ठीक है? और ये भी हुआ कि पूर्वोत्तर और जो मध्य भारत था, उसमें स्थानांतरण कृषि हो रही थी, जिसको हम कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं। ये वाली कृषि जो उस टाइम ज़्यादा हो रही थी स्वतंत्रता के बाद, ये भी रीज़न था जिससे वनों को नुकसान हो रहा था। और कुछ कृषि फैलाव के कारण क्या हुआ था, जो पश्चिम बंगाल था, उसमें बक्सा टाइगर और जो डोलामाइट था, उसमें खनन हो रहा था। खनन के कारण भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ वन संसाधन को। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से स्वतंत्रता के बाद वनों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है अब सांप्रदायिकता और जातिवाद पे। तो अगर मैं सांप्रदायिकता की बात करती हूँ, तो आपको मैंने ये चैप्टर में भी बहुत अच्छे से समझाया है कि सांप्रदायिकता क्या होता है, जब एक संप्रदाय अपने को दूसरे संप्रदाय से श्रेष्ठ समझने लग जाए। मान लीजिए यहाँ पे दो संप्रदाय हैं, ठीक है? ए और बी। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो ए समुदाय है, संप्रदाय है, वो अपने आप को बी समुदाय से श्रेष्ठ समझने लग जाता है, अच्छा समझने लग जाता है। तो इसको सांप्रदायिकता कहते हैं। और जब जातिवाद की बात आती है, तो ये जातिवाद एक भावना होती है जिसमें क्या होता है, जिससे प्रेरित होकर जो ऊंची जाति के लोग होते हैं, वो निम्न जाति के लोगों का शोषण करने लग जाते हैं। यहाँ पे 2 तरह के कास्ट की बात करें, यहाँ पे 2 समुदाय की बात हो रही थी, यहाँ पे 2 कास्ट की बात होती है। तो इसमें क्या होता है, जो ऊँची जाति के लोग होते हैं ना, वो नीची जाति के लोगों से अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगते हैं और साथ ही साथ जो नीची जाति के लोग होते हैं, उनका शोषण भी करने लग जाते हैं। तो ये जो भावना होती है, वो होता है जातिवाद, ठीक है? और सांप्रदायिकता जब एक समुदाय अपने आप को दूसरे समुदाय से श्रेष्ठ समझने लग जाए। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आ जाते हैं। अर्थशास्त्री मानते हैं कि आर्थिक आदान-प्रदान कितने प्रकार के होते हैं? अर्थशास्त्री के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आर्थिक आदान-प्रदान जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले प्रवाह में क्या होता है? व्यापार का प्रवाह होता है। व्यापार का होता है। इसमें खासकर जो मुख्य रूप से वस्तुएँ होती हैं जैसे कि कपड़ा या गेहूँ, उनका प्रवाह होता है। और दूसरे में क्या होता है, दूसरे में श्रम का प्रवाह होता है। लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं काम करने के लिए। काम या रोज़गार की तलाश में जब लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, ठीक है? और तीसरे प्रवाह में क्या होता है, पूँजी का प्रवाह होता है। जब जैसे विदेशी कंपनियाँ एमएनसी हमारे यहाँ निवेश कर रही हैं, तो ये इससे क्या हुआ, पूँजी का प्रवाह हुआ, ठीक है? तो पहले में व्यापार, दूसरे में श्रम, तीसरे में पूँजी का प्रवाह होता है, अर्थशास्त्री के अकॉर्डिंग, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आ जाते हैं हम। भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने के कारण कौन-कौन से थे, आपको ये बताना है। तो जब हम राष्ट्रवाद भावना पनपने के कारण की बात करते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि उस समय जितनी भी लोक कथाएँ थी, गीत थे और जो चित्र उस टाइम बनाए जा रहे थे, वो कितनी ज़्यादा महत्व रखते थे लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को पैदा करने के लिए। और जो भारत माता की छवि थी, वो भी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभा रही थी। लोक कथा और जो राष्ट्रीय पहचान, जो चिन्ह थे, प्रतीक थे, उनसे के प्रति लोगों को क्या हो रहा था, जागरूकता मिल रही थी। ये भी रीज़न था जिसके कारण लोग जागरूक हो रहे थे और उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनप रही थी। और जो झंडा था वो भी इतिहास की पुनर्व्याख्या करता था, कैसे इतिहास में क्या-क्या हुआ। और पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और जो असहयोग आंदोलन था, ये ये सबसे मेन अ, ये सबसे मेन कारक थे जिसकी वजह से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपी थी। विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और असहयोग
और खिलाफत का जो मुद्दा था, ये मुद्दे जो थे वो इम्पोर्टेंट कारक थे लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपने के कारण। ठीक है। अब हमें खादर और बांगर के बारे में बताना है। तो आप सभी को पता होगा कि जब हम खादर की बात करते हैं और जब हम बांगर की बात करते हैं तो इनमें कई डिफरेंस होते हैं। तो आप सभी ने देखा होगा कि जो बांगर होता है, बांगर क्या होता है, प्राचीन जलोढ़ मृदा होती है। और खादर क्या, दूसरी ओर नई जलोढ़ मृदा होती है। नई जलोढ़ मृदा होती है। ठीक है। और बांगर जो होता है उसमें कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। और ये जो खादर जो है वो अधिक बारीक होती है और रेतीली होती है। ठीक है। और दूसरी ओर जो बांगर है उसमें वो नवीकरण नहीं होता है बार बार, नवीकरण नहीं होता है इसमें। और ये बार बार नवीकृत होते रहता है। ठीक है, बार बार नवीकरण होता है। ठीक है। और एक और डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इससे क्या होता है, जो बांगर होता है वो नदी से दूर ऊंचे स्तर पर पाए जाते हैं। ऊंचे स्तर पर। ठीक है, ऊंचे स्तर पर पाए जाते हैं। और ये जो खादर होता है वो नदी के पास डेल्टा और जो बाढ़ निर्मित मैदान होते हैं वहां पे पाए जाते हैं। डेल्टा और जो बाढ़ निर्मित मैदान होते हैं वहां पे पाए जाते हैं। ओके। तो ये जो मेन डिफरेंस था खादर और बांगर के बीच में। ओके। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। गठबंधन की सरकार की भूमिका का वर्णन करना है, हमें गठबंधन की सरकार की भूमिका बतानी है। तो जब हम गठबंधन की सरकार की बात करते हैं तो बेसिकली गठबंधन की सरकार कब बनती है, जब किसी भी पार्टी को जो जितनी सरकार बनाने के लिए सीटों की आवश्यकता होती है, जब कोई भी पार्टी इतने सीटों को हासिल नहीं कर पाती कि वो सरकार बनाए, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, गठबंधन की सरकार बनाई जाती है। और हमें इसमें गठबंधन की सरकार की भूमिका बतानी है। तो आप सबसे पहले ये बताएंगे कि 1989 से 2014 तक जो केंद्र सरकार था उसमें गठबंधन का ही सरकार रहा था। केंद्र सरकार में गठबंधन का ही सरकार रहा। और और विशेषता की अगर हम बात करें तो जैसे जो गठबंधन की सरकार है उसके कारण क्या होता है, जो राष्ट्रीय दल होते हैं और जो क्षेत्रीय दल होते हैं, क्षेत्रीय दलों का क्या होता है, वो उनकी अनदेखी नहीं कर सकते। जो केंद्र वाली सरकार है, जो मतलब बड़ी सरकार है, जो केंद्र सरकार है, जो राष्ट्रीय दल होते हैं वो क्षेत्रीय दलों की अनदेखी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें सरकार इस तरीके से बनाया जाता है कि किसी को तो विशेष सीट मिलती नहीं है। तो इस वजह से चाहे वो छोटी छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, वो आपस में मिलकर गठबंधन का सरकार बनाते हैं। तो इस वजह से ये जो बड़ी पार्टी है वो छोटे की अनदेखी नहीं कर सकती। अगर अनदेखी करेगी तो छोटे उसका साथ छोड़ देगा और वो जो सरकार है वो टूट जाएगी। है ना? तो ये इम्पोर्टेंट है गठबंधन सरकार की। और सेकंड ये बता सकते हैं कि जो केंद्र सरकार होता है उसको सभी क्षेत्रों में विकास पर ध्यान देना होता है, क्योंकि उसमें छोटे क्षेत्रीय दल भी हैं और बड़े राष्ट्रीय दल भी हैं। तो इस वजह से वो हर क्षेत्र में विकास पर ध्यान देते हैं। ये इम्पोर्टेंट है गठबंधन की सरकार की। ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 28। किसी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा क्या भूमिका निभाती है, हमें ये बताना है। तो जब हम मुद्रा की भूमिका के बारे में बात करते हैं तो आप सभी को पता होगा कि जो मुद्रा है वो एक मध्यस्थता का कार्य करती है, राइट। और मानव के जितने भी प्रत्येक कार्य हैं उसमें धन का उपयोग होता ही होता है। मानव के हर एक कार्य में धन का उपयोग होता है। और मुद्रा बिना लेन देन करना कठिन कार्य हो जाता है। जैसे पहले होता था ना, जिसकी वजह से आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। परंतु मुद्रा की वजह से क्या हो रहा है, लेन देन जो है वो इजी हो गया है। और अगर मुद्रा ना हो तो लेन देन करना काफी कठिन हो सकता है। ये मुद्रा की आवश्यकता इम्पोर्टेंस है। और मूल्य की एक इकाई है मुद्रा जो है, मूल्य की एक इकाई है। ओके। और जो अस्थगित जो भुगतान होता है उसका एकमात्र मानक, मतलब बिना रुकावट अगर आपको लेन देन करना, भुगतान करना है तो वो मुद्रा के जरिए ही हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। नेपोलियन के शासनकाल के बारे में हमें बताना है। तो आप सभी को पता होगा कि नेपोलियन के शासनकाल के दौरान क्या क्या हुआ था। सबसे पहले जो नेपोलियन था उसने फ्रांस पर अपना शासन करना शुरू किया। तो उसने सबसे पहला कार्य यही किया, जो प्रजातंत्र था, तंत्र, इसको हटा दिया गया और वापस से किसको लाया, राजतंत्र को वापस से बहाल कर दिया नेपोलियन ने। ठीक है। और सेकंड क्या किया कि जितना भी नेपोलियन के समय ही क्या हुआ, जितने भी व्यापार हो रहा था, संचार हो रहा था, उसमें बहुत ज्यादा विकास हुआ। ठीक है, किसमें, व्यापार में और संचार में। ठीक है।
और यह भी हुआ कि जब राष्ट्रीय विचार था, उसको बाँटने के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ क्षेत्रों में कब्ज़ा कर लिया और जो टैक्स था उसको बढ़ाया और जबरन भर्ती जैसी चीज़ें, ये भी नेपोलियन के टाइम पे ही हुई थी, जबरन भर्ती, ठीक है? तो ये पॉइंट्स हमें बताते हैं कि नेपोलियन काल के शासनकाल के दौरान क्या-क्या चीज़ें हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आ जाते हैं हम। लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को कैसे बनाए रखता है? तो आप सभी को पता होगा लोकतंत्र में सभी को समानता होती है, स्वतंत्रता होती है, तो इसी वजह से लोगों का गरिमा बनी रहती है और साथ ही साथ ये भी होता है कि लोकतंत्र में सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, स्वतंत्रता, ठीक है? और इसी के साथ-साथ ये भी होता है कि जो लोकतंत्र होता है उसमें महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी को समान दर्जा दिया जाता है। लोकतंत्र में जो जाति आधारित असमानता है या जो क्रूरता है, उसको गैर कानूनी बताया गया है, उसका कोई कानूनी आधार नहीं है। जो जाति से रिलेटेड अगर भेदभाव हो रहा है, जेंडर से रिलेटेड भेदभाव हो रहा है, तो उसको संविधान में असंवैधानिक घोषित किया गया है। इसका कोई कानूनी अधिकार आधार जो है, वो नहीं है लोकतंत्र में। तो ये रीज़न जो है वो लोगों की गरिमा को रखता है लोकतंत्र, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास। ऐसे तरीकों का उल्लेख कीजिए जिनसे मुद्रित किताबें तक आम आदमी की पहुंच बढ़ने लग गई। ऐसे कौन-कौन से रीज़न थे? पहला कि जब मशीन आया, मुद्रण क्रांति आई, तो लोगों के पास क्या-क्या हुआ कि बाज़ार जो था वो किताबों से भर गया था बिल्कुल, तो किताबों की कीमतें गिरने लग गई, ठीक है? ये भी एक रीज़न था और इसी के साथ-साथ आप ये भी बता सकते हैं कि कैसे जो मद्रास था उसमें किताबें जो थी वो चौराहों पर बेची जा रही थी और इसे अब गरीब लोग भी खरीद सकते थे और सार्वजनिक जो पुस्तकालय थे वो भी खुलने लग गए थे और कस्बे और जो शहर थे उसमें सभी को सभी तक इसकी पहुँच हो गई थी। पुस्तक और जो निबंध थे वो जातिगत भेदभाव के बारे में लिखना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से लोगों को जातिगत भेद के बारे में पता चलने लग गया क्योंकि अब जो किताबें थी और जो पुस्तकें हैं उन किताबों में और निबंधें जो उस टाइम पे लिखी जा रही थी उनमें जातिगत भेद के बारे में भी लिखना शुरू स्टार्ट हो गया था तो जिसकी वजह से लोगों को भी जागरूकता आने लग गई ठीक है और इससे एक बहुत अच्छी चीज हुई थी कि जो मजदूर थे ना मज़दूरों के अंदर भी साक्षरता आ गई थी, मज़दूरों ने भी नशाखोरी को कम कर दिया था और वो भी पढ़ने लग गए थे, तो इस वजह से उनमें मज़दूरों में भी साक्षरता आ गई थी, ठीक है? और साथ ही साथ ये भी हुआ था कि जो राष्ट्रवाद था ना, उसका संदेश आम आदमी तक पहुँच गया था। राष्ट्रवाद का संदेश अब आम आदमी तक भी पहुँच पा रहा था इज़िली। तो ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से जो मुद्रित किताबें हैं उन तक आम आदमी की भी पहुंच बढ़ चुकी थी ये सारे तरीके थे ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की ओर आ जाते हैं हम हमें बताना है पृथ्वी सम्मेलन पर हमें टिप्पणी लिखनी है जो कि 1992 में हुई थी राइट तो आप सब पहला लाइन यही लिख सकते हैं कि जो पृथ्वी सम्मेलन है वो 1992 में रियो दी जनेरो में हुआ था रियो डी जेनेरो जो कि कहाँ पर है ब्राजील में है ओके ब्राजील में है राइट सबसे पहला पॉइंट आप यही लिख सकते हैं और सेकंड पॉइंट में आप बता सकते हैं कि इसमें 100 से भी अधिक देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे ना उन्होंने भाग लिया था ओके और थर्ड पॉइंट में आप ये भी बता सकते हैं कि विश्व स्तर पर उभरते हुए पर्यावरण संरक्षण और जो सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं उसका हल ढूंढने के लिए इसको बेसिकली आयोजित किया गया था इसका मेन मोटिव यही था कि जो पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समाज में जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं उनका हल ढूंढा जा सके राइट और नेताओं द्वारा भूमंडलीकृत जो जलवायु है भूमंडलीय जो जलवायु है उसमें परिवर्तन और जो जैविक विविधता जो आ रही है उसके घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे ठीक है जितने भी राष्ट्राध्यक्ष अध्यक्ष वहां पे मौजूद थे उन्होंने उस पर हस्ताक्षर करे थे ठीक है और इससे क्या हुआ था भूमंडलीय वन सिद्धांत पर सहमति भी बन गई थी राइट तो ये सारी चीजें थी पृथ्वी सम्मेलन में ठीक है आप ये मेन पॉइंट जरूर लिखिएगा कि रियो दी जेनेरो ब्राजील में 1992 में हुआ था और इसमें 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था राइट क्वेश्चन नंबर 33 की ओर आ जाते हैं हम एक बार यस तो 33 में हमसे पूछा गया है भारत में तृतीय क्षेत्र को इतना महत्वपूर्ण बनाने के लिए उत्तरदायी किन्हीं तीन कारकों को बताइए ऐसे कौन से तीन कारक हैं जिसकी वजह से तृतीय क्षेत्र जो है वो भारत में महत्वपूर्ण बन चुका है
तो आप ये बता सकते हैं कि किस प्रकार अनेक सेवाएं हैं जैसे कि अस्पताल, शिक्षा, संस्थाएं, डाक, रक्षा, परिवहन, ये सारी चीजें जो हैं इसकी आवश्यकता बढ़ने लग गई है। कृषि और जो उद्योग हैं उनके विकास हेतु जो अनेक सेवाएं हैं उनकी आवश्यकता होती है। अगर आपको कृषि और उद्योगों में विकास करना है तो उसके लिए और भी तो अन्य चीजों की आवश्यकता होती है। उद्योगों की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि अगर उद्योगों में जो सामान जो है वो उत्पादित हो रहा है, अगर उसको एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कोई सॉरी परिवहन नहीं होगा, परिवहन का रास्ता अच्छा खासा नहीं होगा, तो उद्योगों का विकास कैसे होगा, राइट? तो इस वजह से परिवहन भी तृतीय क्षेत्र में आ जाता है, राइट? तो इस वजह से तृतीय क्षेत्र इम्पोर्टेंट हो जाता है और उद्योग में अगर मजदूर काम भी तो कर रहे होंगे तो उनके बीमार भी होंगे, राइट? तो उनको डॉक्टर की भी आवश्यकता होगी। तो इस वजह से चाहे वो उद्योग हो, चाहे वो कृषि हो, इनके विकास अगर आपको करना है तो उसके लिए तृतीय क्षेत्र भी आवश्यक हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट में आप ये बता सकते हैं कि जैसे-जैसे लोगों की आय बढ़ती है, लोग कुछ अन्य सेवाओं की माँग करना भी शुरू कर देते हैं। जैसे लोगों के पास आय बढ़ने लगती है तो लोग ट्रैवल करना शुरू करते हैं। ट्रैवल करेंगे तो स्टे करने के लिए वो होटल्स को बुक करते हैं, राइट? अपने मनोरंजन के लिए मूवीज़ देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है होती है समय के साथ जैसे-जैसे लोगों की आय बढ़ती है, राइट? आप ये भी लिख सकते हैं कि कुछ नई सेवाएँ जैसे कि संचार हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इन पर आधारित जो सेवाएँ हैं, इंटरनेट का कितना मतलब कितना बड़ा योगदान रहा है अम, बढ़ते हुए सेवाओं में, ठीक है? सेवाएँ जो है तृतीय क्षेत्र जो खासकर है, वो संचार की वजह से ही ज़्यादा आगे बढ़ रही है, राइट? नेक्स्ट हमारे पास केस आधारित क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। तो अगेन हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। यस, तो हमारा क्वेश्चन है सबसे पहला कि डैश और डैश ने सत्ता में बंटवारे के सवाल को अलग-अलग तरीके से अपनाया था। तो आप सभी को पता होगा कि बेल्जियम में और श्रीलंका में बिल्कुल अलग-अलग चीजें हुई थी। बेल्जियम में सभी को साथ रखकर निर्णय लिया गया था और श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद को, राइट? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बेल्जियम और यहाँ पे हमारा आंसर होगा श्रीलंका। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लिखा गया है कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व जो है वो नहीं होता है। तो जब हम बात करते हैं कि बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं होता है तो आप लिख सकते हैं कि केंद्र सरकार का अधिक शक्तिशाली होना। यह जो है अधिक शक्तिशाली होना, यह जो है वो हमारे बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है। इसमें ऐसे नहीं होता कि जैसे इंडिया में होता है ना केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर होती है, परंतु बेल्जियम के मॉडल में ऐसा नहीं है। वहां पे किसी को भी या केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां जो है वो नहीं दी गई, सबको बराबरी का हक दिया गया है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया हमसे इसी पैराग्राफ में, केंद्र और राज्य सरकार के अलावा एक तीसरी तरह की सरकार है बेल्जियम में, वो कौन सी है? तो आप सभी को पता होगा कि वह जो है वो सामुदायिक सरकार जो थी वो बेल्जियम में बनाई गई थी, ठीक है? जो कि केंद्र और राज्य सरकार के अलावा थी। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर आ जाते हैं। यस, इसमें हमसे पूछा गया कौन सा शीर्षक दिए गए गद्यांश को सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसका आंसर आप खुद लिख सकते हैं, परंतु मैं आपको एक बता सकती हूँ कि बेल्जियम में आवास, बेल्जियम में आवास, आप इसका इजीली जो है गद्यांश का शीर्षक दे सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर आते हैं। 35 का फर्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, वर्तमान में सूरत में रहने वाले गौरव ने दिल्ली में स्थित एक एजुकेशनल लर्निंग हब माई सीबीएसई गाइड में नौकरी के लिए आवेदन किया था। ओके, एक इंटरव्यू में उसका चयन हो गया है और कंपनी ने अच्छी सैलरी का ऑफर दिया है। हालांकि गौरव भ्रमित है, नई नौकरी लेते समय उसे वेतन के अलावा और किन किन लक्ष्यों को ध्यान रखना है। यहाँ पे आप अपने आप को भी रख कर देखिए, अगर मान लीजिए आप कोई जॉब करने जा रहे हैं तो आप वहां पे वेतन के अलावा और कौन कौन सी चीजों को देखेंगे? क्या सीखने का अवसर, काम का माहौल, नौकरी की सुरक्षा, या उपरोक्त सभी? ऑफ कोर्स उपरोक्त सभी। आप ये सारी चीजें जो है वो किसी भी नौकरी को करने से पहले आप देखेंगे, राइट? हमसे नेक्स्ट पूछा गया है महंगी कारें, बाइक और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन के साथ साथ बंगलों में जीवन जीने का दृष्टिकोण कैसा होता है? दृष्टिकोण जीवन जो है वो क्या है?
तो बेसिकली आप यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में ये बता सकते हैं कि कैसे अगर आपके पास महंगी कार है, बंगले हैं, हर चीज है, अब अंतरराष्ट्रीय पर्यटन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खुश नहीं हैं, तो यहाँ पे इस वाक्य का अच्छे से उपयोग किया जा सकता है कि पैसा जो है वो हर चीज नहीं खरीद सकता है। आपको खुशियां चाहिए, वो नहीं खरीद सकता है। अगर आप बीमार हैं, तो वो आपकी बीमारी से आपको दूर नहीं कर सकता है पैसा। आपको बीमारी होके ही रहेगी, भले ही आप उसका इलाज जरूर करवा सकते हैं, पर आपको वो बीमारी होगी ही नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, राइट? तो यहाँ पे आप ये बता सकते हैं कि पैसा जो है हर चीज को, हर वस्तु को नहीं खरीद सकती है। ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है, अधिक आय चाहने के अलावा लोग समान व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों का सम्मान जैसी चीजें भी चाहते हैं। दिया गया कथन क्या दर्शाता है? दिया गया कथन ये दर्शाता है कि हमारे पास जीवन जीने के लिए केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। हमें पैसों के अलावा, अच्छी आय के अलावा कई ऐसी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता होती है एक सुखी जीवन के लिए, एक अच्छे सम्मान भरे जीवन जीने के लिए, राइट? नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36। परिवहन के विकास में विज्ञान किस प्रकार एक महत्वपूर्ण कारक है? तो अगेन आप ऊपर पैराग्राफ में आएंगे तो ये आपको इजीली मिलेगा। ये देखिए कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ क्या होता है, व्यापार परिवहन के प्रभाव में भी विस्तृत वृद्धि होती है। समक्ष तीव्र गति चलने वाले परिवहन जो आज संसार के एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गए हैं। परिवहन का ये जो विकास है, संचार संसाधनों के विकास की सहायता से ही संभव हो पाया है, राइट? और इसकी वजह से आपने देखा होगा कि नई नई बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है, हाईवेज बनाए जा रहे हैं इतने अच्छे अच्छे, तो ये सारी विज्ञान की वजह से हो रहा है। तो ये आप इस फर्स्ट क्वेश्चन में आप कुछ इस प्रकार आंसर लिख सकते हैं। सेकंड में सामाजिक व सांस्कृतिक बहुलता को परिवहन किस प्रकार एकीकृत करता है? ऑफ कोर्स लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, एक दूसरे की संस्कृति के बारे में जानते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, तो इससे क्या होता है, लोगों के अंदर एकता आती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया किसी राष्ट्र के लिए संचार के महत्व का विश्लेषण कीजिए। ऑफ कोर्स संचार कितना इंपॉर्टेंट है ये आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि कैसे अगर आपको अपने मित्र से बात करना है, आप मिनटों में कॉल लगाते हैं और आपकी बात हो जाती है, किसकी वजह से? संचार की वजह से। एक देश में अगर आप बैठे हैं इंडिया में, तो आप अमेरिका में भी किसी से बात कर सकते हैं। वो सब किसकी वजह से हो रहा है? संचार की वजह से। संचार की वजह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, परिवहन में इसका फायदा हो रहा है, तो संचार जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि मानचित्र से रिलेटेड है, 37। फर्स्ट में हमें वह स्थान दिखाना है जहां पर 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। सेकंड में वह स्थान जो नील की खेती करने वाले किसानों के लिए आंदोलन से संबंधित है। पहला हमें 1927 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताना है और दूसरा नील की खेती। ओके, तो चलिए एक बार मैप पे आते हैं। तो आप सभी को पता हुआ कि 1927 का जो कांग्रेस अधिवेशन है वो मद्रास में हुआ था, जो कि मद्रास उस टाइम पे तमिलनाडु में हुआ करता था, मतलब तमिलनाडु में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है मद्रास, आप यहाँ पे लोकेट करेंगे, ओके। और नील की खेती से रिलेटेड आप सभी को पता होगा कि वो चंपारण था, तो चंपारण कहाँ है? वो बिहार में है। तो चंपारण की लोकेशन देखिए, बिहार आपका यहाँ है, ये जो है ये झारखंड है, राइट? झारखंड के जस्ट ऊपर हमारा बिहार आता है। तो बिहार के यहाँ पर कुछ इसकी लोकेशन है चंपारण की, ठीक है, जो कि नील की खेती से रिलेटेड है। चंपारण, ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे रावत भाटा, मुर्शिदाबाद और भाखड़ा नंगलबाद के बारे में पूछा है। तो चलिए रावत भाटा को फर्स्ट लोकेट करते हैं। तो रावत भाटा जो है वो राजस्थान में है, ओके। तो आप सभी को राजस्थान तो पता ही होगा, है ना? तो राजस्थान में कुछ यहाँ पे लोकेशन है रावत भाटा की, ओके। रावत भाटा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं क्या हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे मुर्शिदाबाद के बारे में पूछा है, तो चलिए मुर्शिदाबाद एक बार लोकेट करते हैं। तो मुर्शिदाबाद जो है वो पश्चिम बंगाल में है और उसकी लोकेशन कुछ यहाँ पर है। तो ये हमारा हो गया मुर्शिदाबाद, ओके। यहाँ पे कुछ इसकी लोकेशन है। नेक्स्ट आई गेस हमसे भाखड़ा नंगल बांध पूछा गया है। यस। तो एक बारी भाखड़ा नांगल बांध को लोकेट कर देते हैं। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश में, तो उसकी लोकेशन कुछ यहाँ पर है, या यहाँ पे पूरे में, मतलब, ठीक है। भाखड़ा नांगल बांध,
ठीक है, मैं आपको एक बार स्मॉल करके सारी लोकेशंस को एक बार फिर से आपको क्लियर कर देती हूँ। तो ये देखिए हमसे फर्स्ट में पूछा गया था मद्रास के लिए, ठीक है? और नेक्स्ट हमसे पूछा गया था चंपारण के लिए, ये हमारा ए था, ये हमारा बी है। और हमसे पूछा गया था फर्स्ट में आई गेस दिस वन एंड सेकंड दिस वन, और थर्ड में हमारा ये था, ठीक है? तो ये आपका मैप भी कंप्लीट होता है, ठीक है? तो एक बार हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। यस, सी का फर्स्ट सेकंड थर्ड भी हमारा हो चुका है, राइट? आई होप मैप भी आपको क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कैसे मार्किंग स्कीम को डाउनलोड करना है। ओके, तो मार्किंग स्कीम को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले जाना है गूगल पे। आप वहां पे टाइप करेंगे एकलव्य स्टडी पॉइंट, आपके पास ऐसा इंटरफेस होगा। आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आएगा, ठीक है? तो फिर आपको इन थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। इन थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने ऐसी शो होगी। यहाँ पे मार्किंग स्कीम लिखी होगी। आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट है, अगर क्लास 10 के, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर इसके बाद आपके सामने सब्जेक्ट के ऑप्शंस आएंगे, आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और फिर वहां से आप मार्किंग स्कीम को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो इसी के साथ हमारी ये वाला सेट 8 भी कंप्लीट होता है। और अगर आपको अभी तक कुछ भी प्लीज समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये मिले और वो भी अच्छे से इसको समझ पाए, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।